जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मानव पाचन तंत्र के बारे में। मानव पाचन तंत्र क्या होता है, हमारा भोजन हमारे शरीर में किस प्रकार पचता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए पहले इसके डायग्राम के बारे में समझते हैं। इसका डायग्राम, यह मुख है जिसे ग्रसनी कहा जाता है, या जो बड़ा सा खाली स्थान होता है मुंह में उसे ग्रसनी कहा जाता है। हमारा पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। मुंह में जो लार पाए जाते हैं, टाइलिन टाइलिन लार में टाइलिन पाया जाता है। वह हमारे मंड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। हमारे मुंह से ही पाचन शुरू हो जाता है। उसके बाद ग्रास नली जो होता है, ग्रास नली में कोई पाचन नहीं होता है। ग्रास नली में किसी भी प्रकार का नहीं पाचन होता है। ग्रास नली की बात की जाए तो यहाँ पर पाचन नहीं होता है। या जो भोजन हम निगलते हैं यहीं पे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। फिर वह भोजन क्रमाकुंचन के माध्यम से हमारे अमाशय तक पहुंचता है। अमाशय का आकार जे आकार का होता है। अमाशय, यह जो जे आकार का संरचना दिख रहा है इसे अमाशय कहा जाता है। हमारे अमाशय में जठर ग्रंथि पाई जाती है। जठर ग्रंथि हमारे अमाशय में पाई जाती है। जठर ग्रंथि में क्या होता है? जठर ग्रंथि में तीन चीज पाई जाती है। जठर ग्रंथि में तीन चीज पाई जाती है। पहला HCl। HCl का कार्य क्या है यह अभी हम आगे आपको बताएंगे। HCl जो होता है यह भोजन में जो जीवाणु होते हैं हानिकारक, उन्हें मारने का कार्य करता है और यह भोजन को सड़ने से बचाने का कार्य करता है। हमारे अमाशय में भोजन लगभग 3 से 4 घंटे रुकता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे ग्रहणी से होते हुए या छोटी आंतों में आता है। ग्रहणी भी छोटी आंत का हिस्सा है। ग्रहणी में यहाँ पर अग्नाशय पाया जाता है जो कि भोजन को फिर क्षारीय अवस्था में लाता है। हमारे जठर रस में HCl, श्लेष्म चिपचिपा पदार्थ होता है यह, और वाटर। क्या क्या पाया जाता है हमारे जठर रस में? HCl, श्लेष, वाटर। अब भोजन 2 से 3 घंटे तक अमाशय में रुकने के बाद यह आगे बढ़ता है। फिर यह ग्रहणी जो यह सी आकार का दिख रहा है, ग्रहणी में यह क्रमाकुंचन के ही माध्यम से आगे बढ़ता है। इसे क्या कहा जाता है? ग्रहणी। ग्रहण ग्रहणी, ग्रहण ग्रहणी। अमाशय के बाद ग्रहणी, ग्रसनी से पाचन शुरू होता है। फिर उसके बाद ग्रास नली के माध्यम से भोजन अमाशय तक पहुंचता है। अमाशय के बाद ग्रहणी में यह जो दिख रहा है इसे अग्नाशय कहा जाता है। अग्नाशय। फिर भोजन छोटी आंतों तक पहुंचता है। छोटी आंतों में यहाँ ग्रहणी से यहाँ वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। फिर छोटी आंत से या यहां से छोटी आंत से आता है। फिर यहां से यह बड़ी आंत में हो जाता है। बड़ी आंत में इंटर होता है। बड़ी आंत में यह नीचे के साइड जो छोटा सा लटका हुआ भाग है इसे कृमि रूपी परिशेषिका कहा जाता है।
इसे क्रीमी रूपी परिशेषिका कहा जाता है या फिर अपेंडिक्स। इसे अपेंडिक्स या फिर क्रीमी रूपी परिशेषिका। इसका हमारे शरीर में अब कोई कार्य नहीं है, यह अवशेष के रूप में पड़ा हुआ है। यह जानवरों में, शाकाहारी जो जंतु होते हैं उनमें एक्टिव रहता है। यहाँ पे बड़ी आंत में केवल भोज पाचन नहीं होता है, यहाँ पे वाटर जो भोजन में पाए जाते हैं उनका अवशोषण होकर ब्लड में मिलाया जाता है। ग्रसनी, मुंह से भोजन का पाचन शुरू होता है, फिर ग्रास नली में आता है जहां पे पाचन नहीं होता, केवल यह आमाशय में लाने का एक ट्यूब का कार्य करता है। फिर उसके बाद ग्रहणी में आता है, ग्रहणी के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद यह अवशेष के रूप, यह अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकल जाता है। अपशिष्ट पदार्थ के रूप में जो बचा कुचा चीज बचा भोजन में जो अधपचा या फिर पचता नहीं है वह शरीर से बाहर निकल जाता है। यहाँ पर इस तरह से जो कि फेफड़े और फिर पेट को दो अलग भागों में बांटते हैं, उसे डायफ्राम कहा जाता है। डायफ्राम जो पेट और फेफड़े को दो भागों में बांटते हैं उसे डायफ्राम कहा जाता है। तो चलिए अब इसके परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं। कैसे कैसे पाचन शुरू होता है, डायग्राम को आपने अच्छी तरह से समझ ही लिया होगा। इसी चीज को हम लिखने जा रहे हैं। द वेंडर। तो चलिए पहला हेडिंग डालते हैं, पाचन। पाचन क्या होता है? अभी तक हमने डायग्राम के बारे में केवल समझा है, अब चलिए समझते हैं पाचन होता क्या है। पाचन क्या होता है आप सब बताइए। पाचन क्या होता है? सरल, जटिल, कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक भोज्य पदार्थ को भौतिक एवं रासायनिक विधि द्वारा, भौतिक एवं रासायनिक विधि द्वारा सरल एवं सरल रूप में बदलना, सरल रूप में बदलना, रूप में बदलना या परिवर्तित होना पाचन कहलाता है।
पाचन कहलाता है। जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ भौतिक एवं रासायनिक विधि द्वारा सरल रूप में परिवर्तित होना पाचन कहलाता है। जटिल पोषक पदार्थों को सरल पोषक पदार्थों में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं, या फिर जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ को भौतिक एवं रासायनिक विधि द्वारा या क्रिया द्वारा सरल रूप में परिवर्तन होना पाचन कहलाता है। अब मानव पाचन की क्रिया के बारे में समझते हैं। मानव पाचन की क्रिया। मानव पाचन की क्रिया तो चलिए मानव पाचन की क्रिया के बारे में समझते हैं। यह मुख से लेके गुदा द्वार तक फैला होता है। यह मानव पाचन तंत्र यह मुख से लेकर गुदा द्वार तक गुदा द्वार तक फैला होता है। यह लगभग 8 से 10 मीटर लंबा होता है। यह लगभग 8 से 10 मीटर इसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होता है। मानव पाचन तंत्र की क्रिया विधि की बात की जाए, यह मुख से लेकर गुदा द्वार तक फैला होता है। यह लगभग 8 से 10 मीटर लंबा होता है। मुख में पाचन पहला, जो कि हमारा मुख से पाचन आरंभ होता है। मुख या फिर मुख गुहा। मुख में पाचन की बात की जाए, मुख में दांत से भोजन के छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना, फिर उसके बाद जीभ के सहारे से लार का मिश्रण जिससे कार्बोहाइड्रेट में टूटना, कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट होना, मंड जो होता है जिसे कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है वह ग्लूकोज में टूट जाता है, क्योंकि हमारे लार में टाइलिन या एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है जो कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करता है। मुख में उपस्थित दांत के मदद से भोजन छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाता है। उसके बाद
जीभ के सहारे लार में उपस्थित जीभ के सहारे लार पूरे भोजन में मिल जाता है। जिससे लार में उपस्थित लार में टाइलिन या फिर एमाइलेज नामक एंजाइम मंड का पाचन कर ग्लूकोज में बदल देती हैं। C6H12O6 जिसे कि ग्लूकोज कहा जाता है, ग्लूकोज में बदल देती हैं। मुख में पाचन किस प्रकार होता है? मुख में उपस्थित दांत के मदद से भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। उसके बाद जीभ के सहारे लार पूरे भोजन में मिल जाता है, जिससे लार में उपस्थित टाइलिन, जिसे एमाइलेज भी कहा जाता है, नामक एंजाइम मंड का पाचन कर ग्लूकोज में बदल देती हैं। तो हमने मुख में पाचन के बारे में जाना। अब चलिए ग्रास नली में जो भोजन हमारा मुख के बाद ग्रास नली में जाता है, इसमें क्या होता है हमारे भोजन के साथ, तो चलिए वो भी जानते हैं। मुख के बाद भोजन पहुंचता है ग्रास नली में। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता। यह एक नली के प्रकार कार्य करता है जो कि मुंह से भोजन को अमाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। यह क्रमाकुंचन विधि द्वारा भोजन को अमाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है। यह क्रमाकुंचन विधि द्वारा भोजन को ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। यह क्रमाकुंचन विधि द्वारा भोजन को अमाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है। आपसे पूछा जाएगा कि हमारे शरीर में किस जगह पर भोजन का पाचन नहीं होता है। ऑप्शन में रहेगा ग्रास नली,
ग्रास नली, मुंह, और फिर उसके बाद अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो भोजन का पाचन हमारे कहाँ कहाँ नहीं होता है? अमाशय में भी भोजन का पाचन होता है, मुंह, छोटी आंत में भी भोजन का पाचन होता है, मुंह में भी भोजन का पाचन होता है, ग्रास नली और बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रास नली और बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। नेक्स्ट, तीसरा, अमाशय। ग्रास नली से होते हुए भोजन हमारे अमाशय तक पहुंचता है। अमाशय जे आकार का होता है। अमाशय जे आकार का होता है। अमाशय में भोजन के पहुंचते ही अमाशय में अमाशय में जैसे भोजन पहुंचेगा, तुरंत जठर ग्रंथि एक्टिव होकर जठर रस का स्रावण शुरू कर देती हैं, जठर रस निकालना शुरू कर देती हैं। अमाशय में भोजन पहुंचते ही अमाशय में जैसे ही भोजन पहुंचेगा, तुरंत जठर ग्रंथि जो होती है वो एक्टिव हो जाती है। जठर रस सक्रिय होकर या फिर उत्तेजित होकर जठर ग्रंथि सक्रिय होकर जठर रस का स्रावण करती है। जठर रस का स्रावण करती है। जठर रस में कितना क्या परसेंट पाया जाता है, तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। 97.99% वाटर, श्लेष्म और HCl, और इसी में पाया जाता है पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम और छोटे बच्चों में पाया जाता है रेनिन। वयस्क में रेनिन अनुपस्थित होता है। रेनिन का कार्य होता है दूध का पाचन करना। वयस्क में रेनिन अनुपस्थित होता है। रेनिन नामक एंजाइम जो होता है वह अनुपस्थित होता है। यह हो गई हमारे अमाशय की बात। अब अमाशय में जो HCl पाया जाता है, इसका कार्य क्या है, तो चलिए इसके कार्य के बारे में भी समझते हैं। अमाशय में HCl जो पाया जाता है, इसके कार्य। HCl के कार्य,
HCl के कार्य। जब हमारे शरीर में इतना HCl बनता है तो इसे निकाल के बेचना चाहिए। HCl के कार्य। HCl जो होता है निष्क्रिय पेप्सिनोजेन जो होता है उसे सक्रिय पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, बदलता है। HCl निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। HCl निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। सक्रिय पेप्सिन में बदलता है और भोजन के साथ साथ यह कार्य करने के साथ साथ यह जीवाणुओं को मारने का कार्य भी करता है। भोजन में उपस्थित हानिकारक जो जीवाणु होते हैं, भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को करता है, मारता है। भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को यह मारता है। अमाशय में भोजन जब 2 से 3 घंटे तक रुकता है तो यह उस भोजन को सड़ने से बचाता है। भोजन को सड़ने से भोजन को सड़ने से भोजन को सड़ने से बचाता है। HCl का कार्य क्या है? HCl निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है, भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को मारता है, भोजन को सड़ने से बचाता है। ग्रहणी व क्षुद्रांश, इसका चौथा पॉइंट जो है ग्रहणी और क्षुद्रांश के बारे में हम पढ़ेंगे। ग्रहणी जिससे अटैच हमारा क्या होता है? अग्नाशय। ग्रहणी व क्षुद्रांश क्षुद्रांश के क्षुद्रांश में पाचन। छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग यह है। छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा भाग है। यह अधिक कुंडलित होता है। यह अधिक कुंडलित होता है। छोटी आंत का यह बड़ा भाग है। यह अधिक कुंडलित होता है। भोजन का पाचन मुख्यतः क्षुद्रांश के ग्रहणी भाग में होता है। भोजन का अधिकतर पाचन या फिर मुख्यतः भोजन का अधिकतम पाचन भोजन का अधिकतम पाचन
क्षुद्रांश व ग्रहणी में होता है। क्षुद्रांश व ग्रहणी में होता है। भोजन का अधिकतम पाचन या मुख्यतः पाचन क्षुद्रांत व ग्रहणी में होता है। छोटी आंत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा इत्यादि का पाचन करता है, पूर्णतः पाचन करता है। यहाँ अधिकतम की जगह मुख्यतः कर दिया जाए, मुख्यतः। यहाँ छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि का पाचन, वसा का पाचन पूर्णतः होता है। वसा का पाचन पूर्णतः होता है। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पाचन पूर्णतः होता है। अब इसमें जो पित्त आता है, पित्त रस का कार्य क्या है? पित्त रस में अम्लता, पित्त रस जो होता है अम्लता को सामान्य करता है, अम्लता को समाप्त करता है। पित्त रस अम्लता को समाप्त करता है। पित्त रस अम्लता को समाप्त करता है। वहीं पे बात की जाए, यह वसा का जो इमलीकरण होता है, इमल्सीकरण जो होता है यही करता है। यह वसा का इमलीकरण या इमल्सीकरण वैसे कहा जाता है। वसा का इमल्सीकरण करता है। यह वसा का इमल्सीकरण करता है। अब चलिए इसका लास्ट जो है बड़ी आंत के बारे में जानते हैं। बड़ी आंत क्या होता है? बड़ी आंत तो चलिए बड़ी आंत के बारे में जानते हैं। इसका पहला पॉइंट जो बनेगा, बड़ी आंत में पाचन नहीं होता है, केवल यहाँ पे जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत में पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत से जो कृमि रूपी परिशेष का अवशेष के रूप में कृमि रूपी परिशेष का अवशेष के रूप में जुड़ा होता है। अवशेष उसे कहते हैं जिसका कोई कार्य हमारे शरीर में ना हो।
लेकिन वह हमारे शरीर में पाया जाता हो। अवशेष के रूप में लगा हुआ पाया जाता है, लगा हुआ पाया जाता है। यह जल का अवशोषण करता है। बड़ी आग जो होती है यह जल का अवशोषण करती है। जल का अवशोषण, जल का अवशोषण करती है। बड़ी आग में पाचन नहीं होता है। बड़ी आग से कृमि रूपी परिशेष का अवशेष के रूप में लगा हुआ पाया जाता है। यह जल का अवशोषण करता है। यह जल का अवशोषण करता है। तो आज हमने यहां से अवशोषण होने के बाद जो भोजन नहीं पचता, यहां से बड़ी आग से होकर, बड़ी आग से होकर बड़ी आग से होकर भोजन जो कि अवशेष के रूप में होता है, मलाशय, मल जिसे कहते हैं, भोजन या फिर मल, मलाशय में, मलाशय से होकर गुदा द्वार द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। शरीर से बाहर निकल जाता है। बड़ी आग से होकर भोजन मलाशय से होकर गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।